वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर। ये हमारे क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक ही चीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तीन अलग अलग शब्द है हमारे पास, वर्क, एनर्जी और पावर। चलिए पावर को हटा देते हैं, अभी हम इन दो शब्दों से डील करते हैं। पहला है हमारा वर्क और फिर है हमारा एनर्जी। ठीक, इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे? इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी है क्या और एनर्जी को मैं मैथमेटिकली कैसे समझ सकता हूं, उसकी बात करेंगे अपन। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी को समझने की कोशिश करूं तो मैं थोड़ा सा अपने माइंड में एक अप्रोच क्रिएट करता हूं कि एनर्जी क्या है। ठीक, आप लोग जानते हो कि इस दुनिया में कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म हो रही है, आपके आसपास एक ट्यूबलाइट जल रहा है, बल्ब चल रहा है, फैन चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, गीजर चल रहा है, मशीन चल रही है, व्हीकल चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ सब एनर्जी की वजह से ही होता है। बिना एनर्जी के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती, बिना एनर्जी के कोई भी वर्क डन नहीं हो सकता है। ठीक, एनर्जी एक ऐसी चीज है, अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मैं अगर बहुत ही छोटी से छोटी दुनिया में पहुंच जाऊं, एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाऊं, तो वहां पे भी जो एक्टिविटी हो रही है वो भी एनर्जी के कारण ही हो रही है। और बड़े से बड़े यूनिवर्स की एक्टिविटी की बात करूं, प्लैनेट्स के मूवमेंट की बात करूं, तो उसमें भी एनर्जी का ही हाथ है। मतलब एक एनर्जी ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है। अगर इस बुक से हटके, फिजिक्स के कोर्स कंटेंट से हटके इमेजिन करने की कोशिश करें तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी को मेजर करने का, उसको समझने का, उसको मैथमेटिकली पकड़ने का एक तरीका डेवलप करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए, तो यहां पे बात करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी के बारे में इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि यार एनर्जी है क्या चीज। क्या एनर्जी का कोई कलर है? क्या एनर्जी का कोई टेस्ट है? क्या एनर्जी की कोई बॉडी है? क्या एनर्जी की कुछ डेंसिटी है? क्या एनर्जी के पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है? क्या एनर्जी के पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है? इन सारे सवालों को जब हम अपने दिमाग में पैदा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा नहीं, एनर्जी के पास ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। ना ही उसके पास एक फिजिकल बॉडी है, ना ही कलर है, ना ही टेस्ट है, ना ही डेंसिटी है, ना फिजिकल प्रॉपर्टी है, ना केमिकल प्रॉपर्टी है, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करती है और दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। एनर्जी को ना ही मैं देख सकता हूं, तो मतलब हम एक ऐसी चीज को समझने वाले हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए मैं कैसे समझ सकता हूं, चलिए मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये चॉक्स रखे हुए हैं, इस चॉक को अगर मुझे उठाना है, मैंने कुछ एक्टिविटी करी हुई है, कुछ काम किया, मैंने क्या किया, इस चॉक को उठाया। अगर मैंने इस चॉक को उठाया है तो सीधी सी बात है, मैंने अपनी बॉडी में से कुछ ना कुछ एनर्जी का इस्तेमाल किया है तभी ये चॉक उठ पाया है, नहीं तो ये चॉक नहीं उठ पाएगा। अगर मेरे जगह कोई रोबोट होता, उस रोबोट में अगर एनर्जी नहीं है या उस मशीन में कोई एनर्जी नहीं है तो वो थोड़ी सी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगी, वो बिल्कुल डेड पड़ी रहेगी। ठीक, तो अगर मैंने इस चॉक को यहां से उठाया है तो क्या मैं दिमाग लगा के, क्या मैं एक साइंटिफिक अप्रोच लगा के ये पता कर सकता हूं कि इस चॉक को उठाने में मेरे को कितनी एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ी है? तो मैं यहां देखता हूं कि अगर मैं एनर्जी लगा रहा हूं और इस चॉक को उठा रहा हूं तो मैंने एनर्जी तो लगाई है, लेकिन मेरी एनर्जी का कुछ हिस्सा ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करने में भी इस्तेमाल हो गया है। मतलब मैं चॉक को तो उठा रहा हूं लेकिन मेरी एनर्जी का कुछ हिस्सा ग्रेविटेशनल फोर्स को भी अपोज कर रहा है। थोड़ा सा एयर ड्रैग भी मिल सकता है, हो सकता है मेरे इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, वो भी थोड़ा बहुत फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो सबके अगेंस्ट में मैं एनर्जी लगा रहा हूं तभी इस चॉक को मैं उठा पा रहा हूं। तो अगर मुझे एनर्जी को समझना है तो मैं यहां इस चॉक वाली एक्टिविटी से ठीक तरीके से नहीं समझ सकता। तब मुझे क्या चाहिए? मुझे और प्रिसाइज और आइडियल कंडीशन चाहिए। तो एनर्जी को समझने के लिए मैं और आइडियल कंडीशन कैसे क्रिएट कर सकता हूं? तब मैं क्रिएट कर सकता हूं, मान लो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं यूनिवर्स में, एक ओपन यूनिवर्स में लेके चलता हूं, एक ऐसी जगह पे लेके चलता हूं जो कि टोटली आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? आइसोलेटेड का मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है। चलिए एक माइंड एक्सपेरिमेंट खेलते हैं अपन लोग। आप सब लोग मेरे साथ एक ओपन यूनिवर्स में चलिए, एक ओपन स्पेस में चलिए, और वहां पे हम बात कर रहे हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं है, ना कोई मैटर है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना ही कोई फोर्स है, ना ही कोई फील्ड है, कुछ भी नहीं है। चलो लेट अस सपोज इट कि जो मेरा बोर्ड है इसको मैं वही वाला ओपन स्पेस इमेजिन कर लेता हूं। ठीक, इस ओपन स्पेस में चलो मैं क्या करता हूं, इस ओपन स्पेस में मैं एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लेता हूं। मैंने क्या किया, इस ओपन स्पेस में एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लिया। ठीक,
मैं क्या कह रहा हूं, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब इस पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, ना ही ग्रेविटी इसको खींच रही है, ना ही इसके आसपास कोई मैग्नेट रखा हुआ है जिसको खींच रहा है, ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ना ही कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये ऑब्जेक्ट ओपन स्पेस में चुपचाप बिना एनर्जी के यहां शांति से यहां बैठा हुआ है। एकदम आइसोलेटेड कंडीशन की बात हमने कर दी, ठीक। अब मेरी इच्छा यह है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करूं। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, मुझे इसमें एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी। जब मैं इसमें एनर्जी अप्लाई करूंगा तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अभी जब मैं इसमें एनर्जी अप्लाई करूंगा तो मैं देखूंगा कि इस एनर्जी को अपोज करने वाला कोई भी दूसरा एजेंट नहीं है। ना ही ग्रेविटी अपोज कर रही है, ना मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है, ना ही एयर का प्रेशर लग रहा है, ना ही फ्रिक्शन लग रहा है, कुछ नहीं है। मतलब मैं जितना एनर्जी दूंगा मुझे आइडियली पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, वर्क में, एक्टिविटी में परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक। तो अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर एनर्जी एक्सर्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, ये बॉडी मेरी मूव करेगी। अगर मेरे को थोड़ा सा मूव कराना है इसको, अगर मुझे इसको थोड़ा सा मूव कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे इसको और ज्यादा मूव कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा देनी। मतलब एक बात मेरे समझ में आ रही है, थोड़ी सी एनर्जी थोड़ा सा मूवमेंट, ज्यादा एनर्जी ज्यादा मूवमेंट। ज्यादा मूवमेंट मतलब कैसा होगा, ये बॉडी मेरा यहाँ मूव करेगा, ठीक। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैंने इतना मुझे समझ में आ गया कि मैंने इस बॉडी के ऊपर एनर्जी लगाई है और उस एनर्जी से कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है, और मैं अभी परफेक्टली आइडियल कंडीशन इमेजिन कर रहा हूं। जितना मैंने एनर्जी लगाई पूरा का पूरा मुझे वर्क मिल गया। तो अब मैं क्या करता हूं, इस एनर्जी से जो मेरे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उससे डील करते हैं थोड़ा सा। कैसा, जब मैंने एनर्जी लगाया तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसमें क्या काम कर रहा है, इसमें मेरा एक फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मेरा एक फोर्स काम कर रहा है। अगर बॉडी मेरी मूव हो रही है, चाहे यहां से यहां मूव हो रही है, चाहे यहां से यहां मूव हो रही है, तो एक चीज और काम कर रहा है, इसमें एक और चीज काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस ओपन स्पेस में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, जैसे ही मैंने एनर्जी लगाया तो एनर्जी के मेरे दो हिस्से हुए। एक तो बॉडी क्या हो रही है, बॉडी में फोर्स काम कर रहा है, और दूसरा क्या मिल गया मेरे को, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या मिल रही है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल गया। मतलब अभी तक इसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, जब मैंने एनर्जी इंपार्ट करी तो फोर्स भी लगा और साथ साथ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। मतलब आइडियली जो मेरी एनर्जी है वो किसके फॉर्म में टूट रही है, एक फोर्स और दूसरा मेरा डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स ज्यादा है इसका मतलब मैं ज्यादा एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा है इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी लगी, अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मतलब ज्यादा एनर्जी लगी। मतलब अगर मुझे एनर्जी नाम की चीज को समझना है, जिसको मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं, बट मैथमेटिकली मैं उसको समझ पा रहा हूं। मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जैसा कुछ मेरा बन रहा है। यहां पे मेरे को एक बात समझ में आ रही है, ठीक। तो एनर्जी को समझने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक कंसेप्ट क्रिएट किया। उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वर्क। ये फिजिक्स की दुनिया का वर्क है। फिजिक्स की दुनिया का वर्क मतलब एक जनरल वर्क, हम काम करना, वर्क डन करना, ये जो हम नॉर्मल लाइफ में फील करते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। ये फिजिकल वर्क है, एनर्जी के थ्रू लगने वाला वर्क है। इस वर्क को एक्चुअली क्या है, मैं मैथमेटिकली एनर्जी को समझने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, एक कंसेप्ट क्रिएट किया हुआ है। इस कंसेप्ट को हमने क्या बोला, इस कंसेप्ट को हमने बोला है वर्क। वर्क, अब वर्क कैसा, वर्क को मेजर करने के लिए हमारे पास एक बुक में फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला क्या बनता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे एनर्जी को मेजर करना है तो एनर्जी को मेजर करने के लिए मैंने एक टर्म क्रिएट किया, उसको क्या बोला मैंने, उसको बोला मैंने वर्क। तो यहाँ पे वर्क क्या बन गया, वर्क बन गया मेरा फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हुई है, जितना दूर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ उतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हुई है। तो आइडियली मैं अब क्या कर रहा हूं, एनर्जी को मैथमेटिकल रूप दे दिया, एक मैथमेटिकल फेस दे दिया है। उस मैथमेटिकल फेस को हम क्या बोलते हैं, उस मैथमेटिकल फेस को हम वर्क बोल रहे हैं, ठीक। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसका आइडियलिज्म थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करता हूं। इसमें तो क्या नॉन आइडियल एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं। कैसा, मान लेता हूं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस पे मैंने फोर्स लगाया, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, मैंने फोर्स लगाया और मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट मेरा इसी तरफ मूव करे, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ कारणोंवश, किसी कारण से ये ऑब्जेक्ट मेरा यहां मूव कर गया। मैं चाहता तो था इधर मूव करे, बट वो कहां मूव कर गया, इधर मूव कर गया। अभी जो पहला वाला केस है मेरा,
इस पहले वाले केस में देख रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, परफेक्ट आइडियलिज्म शो कर रहा है, आइडियल कंडीशन की बात कर रहा है। लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने फोर्स तो लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट इधर ना जाके ऑब्जेक्ट मेरा इधर पहुंच गया, ऑब्जेक्ट मेरा इधर पहुंच गया। उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन, अभी हमने वर्क का एक कंसेप्ट पढ़ा। वर्क को अगर मैं डेफिनेशन वाइज आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो इसको सिंपली बोल सकते हैं कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इटसेल्फ। यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, चाहता तो मैं यहां पे डिस्टेंस भी बोल सकता था, लेकिन हमने डिस्टेंस नहीं बोल रहे बल्कि क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। क्यों डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन वही डायरेक्शन होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स काम कर रहा है, तब मेरा आइडियल वर्क डन तैयार होगा। तो वर्क डन क्या बनेगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इटसेल्फ। ठीक, चलिए अब इधर चलते हैं। मैंने क्या बोला, फोर्स तो लगाया मैंने और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ना होके किसी अलग डायरेक्शन में हो गया। किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। चलो मान लेते हैं कितना ये एंगल बना रहा है, ये हम थीटा एंगल मान लेते हैं। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है उधर क्या, मैथमेटिकली अगर समझूं तो मैथमेटिकली कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में भी हुआ है और कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में भी हुआ है। जब हम दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं किसी वेक्टर को, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट इधर भी, ये जो बॉडी यहां मूव करे इसका मतलब थोड़ा एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है और साथ साथ थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में भी जा रही है। और मुझे क्या मतलब है, मुझे मतलब है इस फोर्स के ही डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा, और फोर्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, एस ऑफ कॉस थीटा। ये क्या बनेगा, एस ऑफ साइन थीटा। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को दो चीज का प्रोडक्ट करना है, एक तो मेरा फोर्स और एक तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को अब यहाँ पे दो क्वांटिटी दिख रही है, और ये दोनों कैसी क्वांटिटी है, ये दोनों ही क्वांटिटी मेरी कैसी क्वांटिटी है, दोनों ही क्वांटिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक हमारा डायरेक्शन का कोई रोल समझ में नहीं आ रहा था, एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो हमने इसको सिंपली इस तरीके से लिख दिया। लेकिन जब मैं इसमें डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तब मेरे यहाँ वेक्टर का कंसेप्ट शुरू हो जाता है, मोशन इन अ प्लेन वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहा हूं, मेरे को दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है, और दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में करना है। तो जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा मेरा, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, मेरा डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। या इसको सिंपली फॉर्म में लिखूं तो कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा मॉड ऑफ एफ, फिर ये बन जाएगा मॉड ऑफ एस, और फिर क्या बन जाएगा मेरे पास कॉस थीटा। या और सरल भाषा में बोलूं तो क्या हो जाएगा, एक तो मेरा फोर्स, एक हो जाएगा मेरा फोर्स, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है मेरे पास, कॉस थीटा। इसलिए क्या आता है यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा। तो ये क्या तैयार हो गया, ये मेरा वर्क का फॉर्मूला तैयार हो गया। मतलब अगर मैं सही शब्दों में बात करूं, एक परफेक्ट फोर्स वर्क डन की डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मेरी सबसे परफेक्ट डेफिनेशन बनेगी किसी भी वर्क डन की। आप लोग क्या करते हो, बच्चे लोग क्या हैबिट करते हैं, फॉर्मूला रख लेते हैं कि फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डॉट प्रोडक्ट के साथ में, या एफएस कॉस थीटा रख लिया। लेकिन ये एफएस कॉस थीटा क्यों बन रहा है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही क्यों बन रहा है, ये सब कंसेप्ट, या वर्क ही क्यों हम बना रहे हैं, ये माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, असल में हम एनर्जी को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी को हम मेजर नहीं कर पा रहे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को मेजर करने के लिए कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्क बोल रहे हैं। वो परफेक्ट आइडियल क्रिएट हो, इसलिए हमने एक थ्योरी बनाई कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, उसी को हम वर्क डन बोलेंगे। और मेरे को एनर्जी का एक मैथमेटिकल रूप मिल गया वर्क के फॉर्म में, और वो क्या बन गया मेरे पास, एफ एस कॉस थीटा बन के तैयार हो गया। तो ये मेरा कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ वर्क। चलिए अभी यही वो फोर्स और यही डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा ओपन स्पेस में है तो उसको मैं 3 डायमेंशनली वेक्टर एनालिसिस करके कैसे समझ सकता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वर्क डन की, मतलब मैं वर्क डन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किस तरीके से समझ रहा हूं, वेक्टर्स के फॉर्म में किस तरीके से समझ रहा हूं। ठीक, चलिए तो हम मानते हैं कि मेरे पास एक डायग्राम मैं बना रहा हूं। चलिए इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, और इसके इधर से मैं क्या बोल रहा हूं, इसके इधर पे मैं समझ लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है, मेरे पास ये मैंने क्या बोल दिया, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये क्या है मेरे पास जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस का मतलब ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, बट मैं बाहर नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं बोर्ड में यहाँ पे बना रहा हूं।
ठीक। मैंने हवा में ओपन स्पेस में एक फोर्स को इमेजिन किया। मान लो ये जो फोर्स का वेक्टर है उसका डायरेक्शन इस बोर्ड से बाहर की तरफ है, आप लोगों की तरफ जा रहा है। मतलब ये कैसा है, ये कुछ ऐसा फोर्स मेरे पास बन रहा है। तो इस फोर्स को मैं कहां बना सकता हूं, लेट अस सपोज इस फोर्स को मैं यहां बना सकता हूं। मैंने क्या किया, किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया कि वो उधर की तरफ जाए, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बॉडी मेरी इधर में डिस्प्लेस कर रही, हवा में डिस्प्लेस कर रही। जब ये हवा में डिस्प्लेस कर गई तो मतलब किधर आ गई, इधर आ गई। मतलब मेरे को एक फोर्स का वेक्टर दिख रहा है और साथ साथ क्या दिख रहा है, एक मेरे को डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिख रहा है। और मेरे को क्या करना है, मेरे को वर्क डन पता करना है इनके बीच में। ठीक, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल में क्या समझ लेता हूं, मैंने मान लेता हूं ये बने मेरा थीटा बन रहा है। ठीक, अगर ये फोर्स मेरा 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो मैं इसको 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं। एक अलोंग मेरा एक्स एक्सिस, एक अलोंग मेरा वाई एक्सिस और एक अलोंग मेरा जेड एक्सिस। तो ये जो फोर्स होगा, जो ये बॉडी मेरी इधर से इधर मूव करी, इसका मतलब क्या है कि कुछ एक्स डायरेक्शन में भी मूव करी है, कुछ वाई डायरेक्शन में भी मूव करी है और कुछ जेड डायरेक्शन में भी मूव करी है। तो ये क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा मेरे पास ये एफ एक्स का कंपोनेंट बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, इधर मेरा एफ वाई बन जाएगा। और इस डायरेक्शन में तो मैं इधर क्या शो कर दूंगा, इधर मैं शो कर दूंगा ये मेरा एफ जेड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो फोर्स है मेरा वो कैसा बन जाएगा, मेरा वो बन जाएगा मेरे पास एफ एक्स का वेक्टर प्लस ऑफ एफ वाई का वेक्टर और प्लस ऑफ एफ जेड का वेक्टर। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम आएगा, बट इसको लिखिएगा f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई और एफ जेड। तीनों को मैं वेक्टर एडिशन कर दूंगा तो मैं क्या बन रहा है, मेरा रिजल्टेंट f बन के तैयार हो रहा है। इसी तरीके से जो बॉडी मेरी इधर डिस्प्लेस कर रही है, इसका मतलब ये कुछ एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस कर रही है, कुछ ये वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस कर रही है और कुछ ये जेड डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस कर रही है। तो इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूं, ये बन जाएगा मेरा एस एक्स, इधर बन जाएगा मेरे पास एस वाई और इस तरफ क्या बन जाएगा मेरे पास एस जेड। मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट एस है, डिस्प्लेसमेंट जो एस है मेरा, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं एस एक्स प्लस का एस वाई प्लस ऑफ एस जेड। और तीनों ही कैसी क्वांटिटी है, तीनों ही मेरी वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं कैसे दिखा दूं इसको, मैं वेक्टर फॉर्म में ही दिखा देता हूं। चलो, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसा लिखूंगा, तब मैं लिखूंगा कि जो मेरा फोर्स का वेक्टर है ये क्या बनेगा, मेरा एफ एक्स बन जाएगा, लेकिन इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर देते हैं उसको किससे दिखाते हैं, उसको हम आई से दिखाते हैं। वाई डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसको किससे दिखाते हैं, उसको हम आपका जे से दिखाते हैं। और z डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, उसको हम k से दिखाते हैं। तो कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा एफ एक्स आई एफ वाई जेड और एफ जेड के बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जो डिस्प्लेसमेंट एस है मेरा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरे पास एस एक्स आई, फिर बन जाएगा एस वाई जे और फिर क्या बन जाएगा मेरे पास एस जेड के। तो ये मेरा बन के यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक, तो मैंने क्या किया, फोर्स को 3 कंपोनेंट में तोड़ लिया और डिस्प्लेसमेंट को भी 3 कंपोनेंट में तोड़ लिया। अभी मेरा वर्क डन क्या बनता आया है, वर्क डन बनता आया है मेरे पास फोर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट बनेगा। डॉट प्रोडक्ट बनेगा तो मैं कैसे बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि W इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स मैं यहां से दिखा देता हूं। तो ये कैसा बनेगा मेरे पास एफ एक्स आई प्लस ऑफ एफ वाई जे प्लस ऑफ एफ जेड के, ये बनके मेरा तैयार हो जाएगा। चलिए अब मेरा डिस्प्लेसमेंट देखता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट बन रहा है मेरे पास एस एक्स आई, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास एस एक्स आई, फिर बन जाएगा एस वाई जे और फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा मेरे पास एस जेड के फॉर्म में बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। हम पहले ये जान चुके हैं अपने वेक्टर एनालिसिस वाले पार्ट में कि जो i के साथ i वाले कंपोनेंट का प्रोडक्ट होता है और i और j का जब कंपोनेंट होता है तो वो 0 हो जाता है और i और k का कंपोनेंट भी 0 हो जाता है। इसी तरीके से j को जब मैं i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब 0 हो जाएगा। j और j का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि j इंटू j मेरा 1 बनता है, j कैप इंटू j कैप, और j कैप इंटू k कैप मेरा 0 हो जाता है, इसलिए उसको हटा देंगे। इसी तरीके से k कैप i कैप 0 हो जाएगा, k कैप j कैप 0 हो जाएगा, k कैप और k कैप 1 बनता है मेरा, तो उसको मैं नोट डाउन कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा fx इंटू का sx। तो ये क्या बन जाएगा fx इंटू का sx, फिर क्या बनेगा मेरे पास fy इंटू का sy, फिर क्या बन जाएगा मेरे पास fz इंटू का sz, और ये मेरा बनके तैयार हो जाएगा। आप लोग एक चीज देखो
ये जो मेरा बन के तैयार हुआ इसमें आई जे के नहीं आया, क्यों? क्योंकि आई इंटू आई मेरा 1 हो जाता है, आई इंटू आई मेरा 1 हो जाएगा और आई इंटू जे मेरा 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब दो वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मेरी कैसी क्वांटिटी बनती है? तब मेरी स्केलर क्वांटिटी बनती है। तो ये जो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला मेरा तैयार हो रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज टोटली अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या है? मेरी स्केलर क्वांटिटी। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम आ रहा है, शायद इस चेक की वजह से, चेक ऑफ शर्ट की वजह से, फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो उसको मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, उसमें जो भी आप उससे डाउट पूछोगे उसको मैं और क्लियर करता जाऊंगा। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है एनर्जी को मेजर करने का, और एनर्जी को मेजर करने के लिए हमको एक मैथमेटिकल रूप मिलता जा रहा है, मैथमेटिकल फेस मिलता जा रहा है। ठीक, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्क डन हमारे 3 टाइप के बोल रहे हैं, एक हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन, एक बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन और एक बोलते हैं जीरो वर्क डन। उसके बारे में हम कुछ जानेंगे और वर्क से रिलेटेड जानकारी अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।